नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं संसद में आज। इस खास बुलेटिन में आपको हम बताते हैं दोनों सदनों के एजेंडे में क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज हैं जो लिस्टेड हैं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की आखिर क्या रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता, जो लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे राज्यसभा में आज क्या कुछ खास रह सकता है। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राज्यसभा से सीपीआईएम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास रंजन जी। साथ ही लोकसभा से बीजेपी के सांसद निहाल चंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्चुअली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। राकेश शुक्ला संसद में आज में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज विद्युत संशोधन विधेयक 2022 होगा पेश। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। सदन में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर होगा विचार। और प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि शुक्रवार को दोनों ही सदनों में क्या कुछ हुआ। रिकैप के जरिए आइए देखते हैं। लोकसभा की पहले बात करें तो शुक्रवार के दिन ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा की शुरुआत हुई और इस विधेयक पर कुल 7 सांसदों ने अपने विचार अब तक रखे हैं। इसके अलावा लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 वापस लिया। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा की ओर से पेश स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। इसके अलावा शुक्रवार के दिन दोनों ही सदनों में सभा पटल पर कई महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। आज के एजेंडे के कार्यसूची की बात करें तो अहम कामकाज है जो शामिल है। सबसे पहले एक नजर लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहेगा इस पर डालते हैं। मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन है। आज की कार्यसूची में एक विधेयक पेश किए जाने के लिए लिस्टेड है। साथ ही सदन में 2 और विधेयक हैं जिन पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। पेश किए जाने वाला विधेयक है विद्युत संशोधन विधेयक 2022। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होना है। साथ ही सदन में नियम 193 के अधीन भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की जरूरत पर चल रही अल्पकालिक चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी लिस्टेड है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। लोकसभा के महासचिव कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। लोकसभा में मंत्रियों के वक्तव्य भी पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों साल 2022-23 पर बयान देंगे। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संग्रहालय और पुरातत्व स्थलों का विकास और संरक्षण चुनौतियों और अवसर संबंधी प्रतिवेदन पर बयान देंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों साल 2021-22 पर बयान देंगे। संस्कृति राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों साल 2021-22 पर बयान देंगे। साथ ही लोकसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किया जाना भी शामिल है। सांसद गिरीश भालचंद्र बापट प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा सांसद रोडमल नागर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे।
सांसद कनिमोझी करुणानिधि रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद कानुमुरु रघुराम कृष्णराजू कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हम इस सत्र को लेकर, खासतौर से आज के दिन को लेकर बात करते हैं। निहाल चंद जी, आज के दिन पहले तो आप बताइए, आपकी नज़र में कामकाज को लेकर किस तरह की संभावनाएं हैं? बिल्कुल अपने समाप्ति की ओर ये सत्र जा रहा है, जिसमें हमने गतिरोध ज़्यादा देखा है, कामकाज कम देखा है। अब आखिरी के जो ये 2 दिन हैं, इनमें क्या संभावना आपको लग रही है? इस सत्र में लोकसभा चली नहीं, कोई कामकाज हो नहीं पा रहा है, और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यह सत्र बलि के उस पर चढ़ गया। और इस लोकसभा सत्र में आज 16वां दिन है और आज तक पार्लियामेंट चल नहीं पाई है। और पार्लियामेंट चलती तो सदन का काम होता, देश के लिए नई से नई योजनाओं पे काम होता। जिस तरीके से प्रश्न रखे गए हैं, जिस तरीके से विधेयक आए हैं, गवर्नमेंट विधेयक जिस तरीके से आए हैं, और मैं समझता हूँ कि वो हम लोग पारित कर भी रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी में और बहुत ज़रूरी जो विधेयक है उसी को ले रहे हैं। यानी चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो नहीं पा रही है। जी विकास रंजन जी, 8, 10, 12 3 दिन, क्या उम्मीदें इस सत्र को लेकर अब आखिरी दिनों में आपको लग रही हैं? देखिए, since the ruling dispensation has agreed to discuss the issues, then the Rajya Sabha is running very smoothly. Discussions are going on. There has been very healthy discussions, and we hope the rest of the days of the session would be utilized properly. And the way last 3 days discussion had been there, I'm sure and hopeful that the rest of the days would be utilized in the manner which would give some, which would reach some results to the society for the issues which should be coming for discussion. Today in the Rajya Sabha, there is a bill which is not very important to the extent that this is merely a formal bill of upgrading one particular institution to the status of central university, and I'm sure that would not be creating much contradiction or disputes, and the hope the House will run smoothly. हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, पहले उनका भी कमेंट लेते हैं। राकेश जी, शुरुआती कमेंट आपका क्या है? आखिर के जो 3 दिन हैं, क्या लग रहा है कि उत्पादकता के लिहाज से या कामकाज, और हम कहें कि जो भी कामकाज लिस्टेड है, कम से कम उस पर चर्चा देखने को मिले हमें? देखिए, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है ये जो 3 दिन या 4 दिन बचे हुए हैं, 12 तारीख को तो कोई कामकाज होना नहीं है, लेकिन 3 दिन आपने सही कहा है। इन 3 दिनों में वो तमाम मुद्दों पे भी चर्चा हो जानी चाहिए जो हंगामे में चढ़ गए, क्योंकि ये 3 दिन के बाद फिर आपको एक लंबा गैप मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी सांसदों की समझदारी ये है कि संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से इन 3 दिनों तक चला के वो सारे कामकाज का निपटारा किया जाना चाहिए जो कामकाज पेंडिंग रह गए हैं, और जो कामकाज होने इन दोनों के लिए समय निकाल के। इसके पहले भी अपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने रात में 11-12 बजे तक सदन को चलाया है, और सभी सांसदों के सहयोग से सदन चल के कामकाज पूरे हुए। ये 3 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके पहले के जो कई दिन बर्बाद हुए हैं उनके कामकाज को लेके भी इन 3 दिनों को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। निहाल चंद जी, इसके अलावा हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो शुरुआती समय होता है प्रश्नकाल और शून्यकाल को लेकर काफ़ी अहम होता है। आपका जो सवाल है, अगर उस पर हम बात करें, आप शिक्षा मंत्रालय से आज सवाल पूछना चाह रहे हैं, और ये जो प्रश्न है वो अध्यापकों के जो रिक्त पद है उससे जुड़ा सवाल है। क्या सवाल है? आप मंत्रालय से क्या जानकारी चाहते हैं? आज जो बिल जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज एजुकेशन पे है। मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद में 3 बार शिक्षा नीति चेंज हुई है। पहली बार 1968 में हुई, दूसरी बार 1986 में हुई, और तीसरी जुलाई 2020 में हुई। और जो शिक्षा नीति बनी है, अभी जो नई शिक्षा नीति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, वो शिक्षा नीति आने वाले समय में कामगार सिद्ध होगी। जो रिक्त पद है उनको भरने का काम करेगी। आज 10 लाख से ज़्यादा पूरे देश में अध्यापकों के रिक्त पद है, उनको भरने का वो काम करेगी। आज एजुकेशन के मामले में
हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं इस शिक्षा नीति के बाद में, लेकिन यह शिक्षा नीति 5+3+3+2+5+5+3+3+4 इस हिसाब से केंद्र की सरकार यह शिक्षा नीति बनाई है कि आने वाले समय में, आने वाला भविष्य इस देश के अंदर पढ़ लिख के इस देश को विकास की गति में वो योगदान दे। इसके लिए हम लोग आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी सवाल है। अध्यापकों के जो रिक्त पद हैं उसे लेकर समय समय पर चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं, और इससे जुड़ा ही आपका सवाल है। देखते हैं मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी इसमें आती है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, बताइए क्या लोकसभा से जुड़ा अपडेट फिलहाल मिल रहा है? हम जानते हैं कि रोज तमाम नोटिसेस दिए जाते हैं जो चेयर के पास आते हैं, और क्या सरगर्मियां हैं फिलहाल? आज एक नया हफ्ता भी कहें और कहें कि जो आखिरी के 3 दिन कामकाज के हैं उस लिहाज से भी काफी अहम रहेगा एक एक दिन। क्या जानकारी मिल रही है लोकसभा से जुड़ी फिलहाल? प्रीति, मॉनसून सत्र का ये 16वां दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा बिजनेस है, जिसमें 2 बिल विचार और पारित के लिए लाए गए हैं। इसमें एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना है। इसके अलावा 193 के अंतर्गत खेल कूद को बढ़ावा देने को लेकर और सरकार की क्या योजना है उस पर भी चर्चा होनी है। नियम 377 के तहत भी विचार किया जाना है। इसके अलावा कई मंत्रियों के स्टेटमेंट्स भी हैं। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट में होता है कमेटीज़, तो कमेटीज़ की रिपोर्ट भी टेबल होनी है, जिसमें पीएससी कमेटी और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को टेबल किया जाना है। इसके अलावा जो प्रश्नकाल है वो खासा अहम है, जिसमें अभी माननीय सांसद का शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल लगा हुआ है। इसके अलावा सांसद सुनील कुमार सिंह का आदर्श ग्राम योजना, जो कि सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उससे जुड़ा हुआ सवाल लगा हुआ। इसके अलावा जो आज एक बिल आ रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उससे भी जुड़े हुए कई सवाल लगे हुए हैं। तो खासा अहम आज का दिन माना जा सकता है। लेकिन अगर पीछे बीते अभी पूरे मानसून सत्र की बात की जाए तो प्रीति लगभग निराशा ही हुई है। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लगातार प्रयास किया है अभी तक का, जो उनके कार्यकाल का 17वीं लोकसभा में उन्होंने बहुत अच्छा सत्र देने का प्रयास किया है, और जो कामकाज का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी मेंटेन रखा है। लेकिन इस पहली बार ऐसा लगा कि इस पूरे मानसून सत्र में कामकाज से ज़्यादा हंगामा हुआ। कभी विपक्ष जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर सदन में कामकाज को बाधित करता रहा, जबकि चेयर से लगातार ये अपील की गई कि आप लोग शांति से काम करें, हम सभी को बोलने का मौका देंगे। फ्राइडे में भी आपने देखा होगा, शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल्स भी था और बहुत अहम दिन था। उस दिन भी आपने देखा होगा कि लगातार गतिरोध बना रहा, लेकिन फिर भी लोकसभा को चलाया गया। तो उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का एक नज़रिया रहता है और एक उनको लोकसभा चलाने की जो उनकी एक स्पिरिट है कि सभी को बराबर लेकर चलते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए जो अंतिम 3 दिन है वो कामकाज के लिहाज से खासे अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि यही 3 दिन है जिसमें वो सारे बिजनेस जो इंपॉर्टेंट हैं या जनता से जुड़े हुए सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और की भी जानी चाहिए। क्योंकि माननीय सांसद, कई मैंने विपक्ष के सांसदों से भी बात की, वो भी बहुत निराश हैं। वो चाहते हैं कि जनता उनसे पूछती है, उनसे जुड़ा हुआ सवाल क्यों नहीं पूछा गया, लेकिन वो कह रहे थे कि चूंकि सत्र नहीं चल पा रहा विपक्ष के हंगामे के बाद भी वो चाह रहे हैं कि वो सत्र चले और वो अपनी बात को रखें। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज का दिन खासा अहम हो। बिल्कुल अमरेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपके पास हम आएंगे, और फिलहाल लोकसभा के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ लिस्टेड है, क्या खास रहने वाला है। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कामकाज में एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होगा। विधेयक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा विभिन्न पत्र राज्यसभा के पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया निर्वाचन संबंधी 2 प्रस्ताव भी सदन में पेश करेंगे। राज्यसभा आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश करेगी। इसके अलावा सांसद दोला सेन लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद कांता कर्दम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को पेश करेंगी। सांसद भुवनेश्वर कलिता लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। राज्यसभा में आज मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों में 2 बयान शामिल हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला संरक्षण और देश भर में कोयले के परिवहन के लिए अवसंरचनाओं का विकास से संबंधित सिफारिशों पर बयान देंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों 2021-22 पर बयान देंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों 2022-23 पर बयान देंगे। साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों 2022-23 पर बयान देंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों 2021-22 और 22-23 पर बयान देंगे। इसके अलावा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों 2021-22 की मांग संख्या 4 पर बयान देंगे। विकास रंजन जी, राज्यसभा को लेकर अगर हम देखें तो जैसा आपने भी कहा एक बिल लिस्टेड है और प्रश्नकाल शून्यकाल तो है ही, समितियों से जुड़ा कमेटी से जुड़ा जो कामकाज है वो भी है, लेकिन ये वो दौर है जब हम जानते हैं कि सभापति एम वेंकैया नायडू अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि राज्यसभा से एक अच्छा मैसेज देकर उनकी विदाई हो। ये तो ज़रूरी है। वेंकैया नायडू जी ने चेयरमैन के नाते जो कार्यकाल संभाला, हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। हिज वे ऑफ डीलिंग द इश्यूज, हिज ह्यूमर एंड हिज कंट्रोल ओवर द रूल्स आर वेरी confident and welcome. We will see that his farewell is done in a fitted manner, and the Rajya Sabha has been functioning smoothly for the last few days, and I'm sure today the Rajya Sabha will function in the orderly manner, and there is no issue in which there can be any controversy or सांसदों को बीच में कोई झगड़ा होने का कोई सवाल ही है नहीं आज। बिल्कुल, तो यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं। निहाल चंद जी, आप भी थोड़ा अगर इस पर प्रकाश डालें। हम जानते हैं सभापति एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति हैं, जाहिर तौर पर नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उनका कार्यकाल वेंकैया नायडू जी का खत्म हो रहा है। और अगर देखें तो जो आंकड़े कह रहे हैं शुरुआती दौर में थोड़ा गतिरोध रहा, लेकिन आखिरी बाद के हम 8 सत्रों की बात करें तो 76% से लेकर 105% तक राज्यसभा में उत्पादकता देखी गई है। तो किस तरह से उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा? वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। गांव के ग्रामीण से वो आए, एक अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति से वो आगे बढ़े, एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक सामाजिक तौर पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने पहले पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। आज वो उपराष्ट्रपति है और आज वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका कार्यकाल एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जिस तरीके से वो एक एक सदस्य की बात सुन के उनको मेंटेन करना, उनकी बात सुनना और उस बात को सिरे तक पहुँचाना उनकी हमेशा के लिए इच्छा रही है। मैं मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा कि पिछले 5 साल के अंदर वो उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। उससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक एक सांसद को अपने उसमें लेके अपनी मतलब मैं कह सकता हूं कि एक एक सांसद से उन्होंने हमेशा के लिए हमेशा बात की। जब ये सांसद कोई भी मिलना चाहा तो उन्होंने वो मिले, उनकी बात को सुन के उस बात को पूरी किया। मैं मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दूंगा और मैं सोचता हूं कि एक अच्छे उपराष्ट्रपति के रूप में, एक अच्छे राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने 5 साल गुजारे हैं। बिल्कुल। राकेश शुक्ला जी, जब राज्यसभा की कार्यसूची की बात कर रहे हैं तो ये बात जैसा मैं कह रही हूँ कि इसको ध्यान में रखना होगा कि सभापति एम वेंकैया नायडू अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा से खास तौर से उम्मीदें ये होनी चाहिए कि अब जो बाकी दिन हैं वो शांति के साथ बिना गतिरोध के गुजरे। और जो मैं आंकड़ा आप बता रही थी कि करीब करीब 13 पूर्णकालिक सत्र हैं जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की एम वेंकैया नायडू जी ने। इसके अलावा शुरुआती जो सत्र रहे, पहले के 5 सत्र, उसमें जरूर उत्पादकता कम रही, लेकिन बाकी के 8 सत्रों में उत्पादकता 76 से 105% तक रही और 5 सत्रों में तो ये 100% से ज्यादा रही है। और तमाम हम जानते हैं कड़े फैसले भी उन्होंने लिए, लेकिन तमाम ऐसे सुधारों की बात है जो उन्होंने कही, खासतौर से मातृभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको बढ़ावा देने से जुड़ी। तो ऐसे में कैसे याद किया जाएगा उनके कार्यकाल को आपकी नजरों में?
माननीय वेंकैया नायडू जी का जो कार्यकाल था वो वास्तव में एक बेहतरीन कार्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुलझे हुए राजनीति और सुलझा हुआ जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो समग्रता के साथ चलता है। तो किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का सांसद हो, उसके साथ वो एक समन्वय बनाए काम करते हैं। वेंकैया जी के साथ भी ऐसा था। कुछ जगहों पर जो हंगामे की बात होती है उसका कारण ये था कि जब वैचारिक रूप से राजनीतिक दलों के बीच में एक स्थितियां पैदा होती है तब सहयोग की भावनाओं में थोड़ा सा कमी आती है और जो उत्पादकता कम होने की बात है वो कहीं ना कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते ही विपक्ष के सांसदों का सहयोग शायद वेंकैया जी को नहीं मिल पाया, इसी वजह से उत्पादकता में कमी आई। लेकिन राज्यसभा में जो कामकाज बेहतर तरीके से हुआ उसका कारण यही था कि हर सांसद के साथ उन्होंने पूरा तालमेल बनाया। किसी भी दल का सांसद हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया, सबको अवसर दिया और इसी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हुई और वो कई तरह की चुनौतियों को पार करते हुए अपने कार्यकाल को पूरा किया। वैसे भी आप पिछले जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे उनका भी कार्यकाल देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत जी रहे हों, नजमा हेपतुल्ला जी रही हों, ये सबका कार्यकाल भी बड़ी बेहतर तरीके से रहा। ये सब राज्यों से आए हुए थे और राज्यों से आज के सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, राजनीतिक तौर से काम करने वाले व्यक्ति थे। वेंकैया जी के साथ तो एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि उनको सत्ता और समर्थक दोनों जगह कार्य करने का अनुभव था और इस तरह के अनुभवी व्यक्ति जब इस तरह के पदों पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भाव एक अलग तरह का होता है सांसदों को लेके, समाज को लेके। तो इसी वजह से राज्यसभा में जो कार्रवाई हुई, राज्यसभा में जो कामकाज हुआ वो बेहतर रहा और वेंकैया जी का जो कार्यकाल था उसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। बिल्कुल। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। अखिलेश जी बताइए, अब हम एक तरह से देखें कि करीब आधे घंटे का समय है, कार्रवाई शुरू होनी है। राज्यसभा से जुड़ी क्या सरगर्मियां पता लग पा रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? देखिए, राज्यसभा के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है प्रीति, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो 5 सालों से उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू और राज्यसभा के चेयरमैन भी पदेन चेयरमैन वो होते हैं, तो उनका कहिए कि आज विदाई रखा गया है। राज्यसभा में सारे सदस्य जो हैं उनके विदाई में बोलेंगे और जो अभी तक जो मुझे पता चला है कि 0 आवर नहीं चलेगा, 0 आवर विदाई पर भाषण में व्यतीत किया जाएगा। उसके अलावा प्रश्नकाल पर भी संभावना यही है कि प्रश्नकाल भी स्थगित रहेगा आज और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई भाषण में ही उसे भी शामिल किया जाएगा। जो अभी तक मुझे सूचनाएं मिली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में और उनके विदाई में सबसे पहले वक्ता हो सकते हैं और उसके अलावा अन्य मंत्री होंगे और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी सदस्य बोलने के लिए नाम अपना दे उन सारे सदस्यों को शामिल किया जाए। तो इस तरह से कहें कि सदन का आज पहला सत्र जो है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में ही संपन्न होगा और दूसरे सत्र में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, दूसरे सत्र में लेजिस्लेटिव बिजनेस का काम चलेगा। यही अभी तक सूचनाएं हैं। जो विपक्ष की तरफ से सूचनाएं मिल रही है प्रीति, वो विपक्ष का भी यही कहना है कि आज चूंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का विदाई भाषण होना है, उनके सम्मान में विदाई करनी है, तो इसलिए आज विपक्ष की तरफ से भी ऐसा कोई व्यवधान पैदा करने, ऐसा कोई सवाल उठाने जिससे कि पूरी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न हो, ऐसी कोई योजना नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हम कहें कि एक तस्वीर आज हम राज्यसभा से निकलते देख सकते हैं, किस तरह से जो अलग अलग दल के लोग हैं वो अपनी बात सामने रखेंगे और सभापति एम वेंकैया नायडू का एक तरह से विदाई देते वक्त जो बातें सामने आएंगी, जाहिर तौर पर एक भावुक भी पल होगा और बहुत अच्छा मैं कहूँ कि संवाद और चर्चा और बात आज हम निकलती राज्यसभा से देख सकते हैं। अखिलेश सुमन, हम आपके पास तमाम अपडेट के लिए आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे एजेंडे पर बात करते हैं और कार्यसूची लोकसभा की देखें तो आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक को सदन में 3 अगस्त को पेश किया गया था। विधेयक को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक के जरिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाएंगे। सदन में आज दूसरा विधेयक है, वो भी विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है। ये विधेयक है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022, जिसे 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।
ये विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। यह अधिनियम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करेगा। इसके साथ ही संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रावधान भी इस विधेयक में है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र की जगह लेगा। तो लोकसभा के एजेंडे पे निहाल चंद जी, हम देख रहे हैं एक विधेयक पेश होना है जो कि विद्युत संशोधन विधेयक है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक, 2 और विधेयक हैं। तो विधायी जो कामकाज है, ये बिल्स जो हैं वो आप कितना अहम समझते हैं, और खासतौर से विद्युत संशोधन विधेयक जिसे आज लिस्ट किया जाना है, इसे लेकर भी कुछ शंकाएं हैं जो लोगों के मन में हैं और उन्हें लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे। कुछ शंकाएं हैं मैं कहूँ इस बिल को लेकर भी, तो क्या कहेंगे आप विधायी कामकाज और इस एजेंडे को लेकर? मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज बिजली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 4थे नंबर पे है। और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि भारत आज प्रतिदिन करीबन 8 लाख यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। पूरे देश में सोलर एनर्जी का ज़माना आ गया है और सोलर सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में लग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सोलर ज़्यादा लगने से राजस्थान के लोगों को भी फ़ायदा होगा, पूरे देश के लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिजली के मामले में हम लोग आज जितना आगे बढ़े हैं, जितना विद्युत के मामले में भारत आगे बढ़ा है, शायद पिछले 8 साल तक या 8 साल से पहले ऐसी अगर परिस्थिति होती तो हम लोग आज आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिजली के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर विकास रंजन जी, आपकी क्या राय है? सरकार कह रही है कि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक बड़ा बदलाव आएगा। You see, what we feel, this is the basic core infrastructural area where the public interest is more important than the business interest. The country has progressed so far, and the investment of public sector has made us able to proceed to that extent. Privatization would ultimately destroy the benefit which we have so far accrued. Privatization of this infrastructure industry ultimately takes to a situation when the private people would command the tariff, they would command the distribution, as we have seen in the civil aviation sector, that the prices are controlled by the private organization for their own benefit. So, to my understanding, this is being a very core sector which really involves the basic amenities to the common man. It should be under the control of the public sector and should be under the control of the government. That's the government's fundamental duty. But the way it is being now thrown to the private individuals for their own benefit, that will create a lot of trouble. And I'm sure that the insecurity in the minds of the working people who have been engaged in this sector would create a further ruckus, and that is the danger. Therefore, these will be discussed in the parliament, in both the houses, and the people will contribute. And I'm sure the government will take care of these situations for the future of the country. But I welcome the issue of alternative source of energy. That has to be much more intensive, and state must ensure that this is really affected so that the more energy comes from the alternative source. बिल्कुल। राकेश शुक्ला जी, जैसे अभी विकास रंजन जी ने भी कहा, कुछ कंसर्न्स हैं इस बिल को लेकर, और जाहिर तौर पर अगर इस बिल पर अच्छी चर्चा होती है तो बहुत से सुझाव हैं जो सामने आ सकते हैं और सरकार हो सकता है कि उस दिशा में भी आगे बढ़े, उन सुझाव को भी कहीं ना कहीं सम्मिलित करे बिल के अंदर। ये इस बिल को आप कितना अहम मान रहे हैं? मुझे लगता है कि सुझाव के लिए ही सरकार इस बिल को संसद में लाई है, और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो संसद में इसलिए लाए जाते हैं कि सभी सांसदों की राय उस पर आ सके और जो भी उसमें खामियां उन्हें दूर किया जा सके। क्योंकि सरकार, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का एजेंडा होता है जनहितकारी काम करना। तो विद्युत को लेकर
मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ऊर्जा आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और दुनिया के साथ यदि कदम ताल मिलाकर चलना है आपको, तो ऊर्जा में आपको स्वावलंबी होना पड़ेगा, और भारत आज ऊर्जा में स्वावलंबी हो चुका है। आज आप देखिए कि एक समय था जब बिजली के लिए हमें ये पता होता था कि कई राज्यों में कितने घंटे बिजली आएगी। आज स्थितियां ये हैं कि बहुत सारी बिजली की समस्याएं हल हुई। सौभाग्य योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, गांवों तक बिजली पहुंचाने में आप इसलिए सफल रहे क्योंकि सोलर प्लांट को बढ़ावा दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा में लगा हुआ है। उससे आने वाली बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आने से सरकार का जो 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात करना पड़ता है पेट्रोलियम पदार्थों को, उस पर भी कमी आएगी, और भारत सरकार का जो धन है, देश का जो पैसा है विदेशों में जा रहा है ऊर्जा में, वो उसमें भी कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि ये विद्युत और ऊर्जा, ये दोनों विधेयकों को लेके जो भी आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए, और भारत सरकार की तरफ से ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से बेहतर काम किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत नए तरीके से और मजबूती के साथ आगे आएगा। ठीक है। अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख करते हैं। अमरेंद्र, हम जिस विधायी कामकाज की बात कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है खास तौर से उस पर बात करते हैं, क्योंकि बाकी 2 बिल पर वो एजेंडे में पहले भी शामिल रहे हैं, उस पर हमने चर्चा की हुई है काफ़ी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर जैसे विकास रंजन जी ने भी कहा, कुछ कंसर्न्स हैं जो मन में उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि बिजली से जुड़ा जो भी पहलू हैं उन पर तेज़ी से काम हो, और जो इसके लूप होल्स हैं उन्हें दूर किया जाए। तो इस पर किस तरह का रुख अलग अलग दलों का रह सकता है? प्रीति, जिस तरह से ऊर्जा को लेकर लगातार बात होती रही है और बिजली को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास करती रही है, अगर मोदी सरकार के इस पूरे कार्यकाल में देखें तो बिजली पर, विद्युत पर बहुत बड़ा फोकस रहा है। अगर पिछले दिनों की बात करूं मैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास योजना के तहत देश में जो आमूल परिवर्तन हुए हैं विद्युत को लेकर, वो बहुत बड़ी क्रांति मानी जा सकती है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, चाहे लेह लद्दाख की बात हो, चाहे कन्याकुमारी की बात हो, इस सरकार ने बिजली पहुंचाने का प्रयास किया है। और विद्युत की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ कहीं पे पहाड़ पे या कहीं और भी जगहों पे जो चैलेंजिंग पार्ट था, वहाँ पे भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जो ये बिल है विद्युत को लेके, एक अहम बिल इसलिए भी माना जा सकता है कि लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर विपक्ष का कहना है कि गांव-गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, और जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनको लगातार बिजली मिले रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए और किसानों की खेती के लिए। तो आज अच्छी खासी चर्चा देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि विपक्ष भी इस विद्युत बिल पर अपनी बात रखने वाला है, और तथ्यों के साथ इस पर विचार किया जाना है, और उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल आज सदन में पास हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 बिल और हैं प्रीति, जो जलवायु संरक्षण से जुड़ा हुआ, वो भी एक क्रांतिकारी बिल माना जा सकता है। बिल्कुल अमरेंद्र, अगर आपको याद होगा जी, इन बिलों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिलहाल अमरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। राज्यसभा में जो विधायी कामकाज है उसको देखें तो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस विधेयक को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था, और 3 अगस्त को इस बिल को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। विधेयक को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचार और पारित किए जाने के लिए आज प्रस्तुत करेंगे। ये विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। विकास रंजन जी, आपसे ही मैं पहला कमेंट लूंगी इस बिल को लेकर। जैसे आपने भी कहा कि टेक्निकल पहलू है जो दूर करना है, और जब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई थी, हमने सुना था धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी की जो एक तरह से ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए इस बिल में अमेंडमेंट ज़रूरी है। You see, this is really a bill which wants to upgrade a particular university, the level of Central University. That's a good idea, it's no difficulty. But the question is merely amending the law. You cannot fulfill the target unless you execute it in a proper manner. The new field, you are trying to develop a particular
learning system in a specialized area and giving the status of central university. We welcome this, but that has to be done in a proper manner. बिल्कुल। और निहाल चंद जी, आप क्या कहेंगे? अगर हम देखें तो जो बातें कही थी धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने कहा कि हम भारत में जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है उसके साथ 5G का सपना देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर होंगे। 15 से 25 साल की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या 25 करोड़ से ज़्यादा है और 14 करोड़ बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, सभी बच्चों को शिक्षा देना है। यानी ये तमाम पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना है और उसके उस लिहाज से जो टेक्निकल पहलू भी सामने आ रहे हैं उन्हें, उन व्यवधानों को कहीं ना कहीं दूर करना है। लेकिन विकास रंजन जी ने भी जैसा कहा कि सिर्फ टेक्निकलिटीज़ को दूर नहीं करना है, बल्कि एक तरह से मैं कहूँ क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। तो कैसे देखा जाए इस बिल को? आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर IIT, IIM और जितनी भी बन रही है वो पिछले 8 साल में बन रही है। करीबन 25 IIT बनी है, करीबन 23 IIM बने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी एक बिल आया था, 2-3 दिन पहले एक बिल आया था, गुजरात का एक बिल आया था। तो उस बिल में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हम लोग रेलवे के अंदर जो इंजीनियर है, रेलवे के अंदर जो छोटे कर्मचारी है जिनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए ये बिल था। और ये बिल आने वाले समय में ये कामगार सिद्ध होगा। आज हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी का हम लोग सोच रहे हैं। हमारे से पहले कई देश जो ऐसे भी हैं जो आने वाले 30 साल पहले की सोचते हैं। हम भी चाहते हैं कि नई सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ बने, नए से नए बच्चे नए आयाम स्थापित करें। हम भी आने वाले भविष्य के बारे में सोचें। आने वाली पीढ़ियाँ जो छोटी अभी वो बड़ी होकर जब देश को संभालेगी तो एक नई टेक्नोलॉजी हो, एक नई उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि आज केंद्र सरकार इस मामले में बहुत आगे बढ़ गई है और आने वाले समय हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य का समय होगा। बच्चे खुशहाल रहेंगे, यही सोच के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ निहाल चंद जी, आपको और विकास रंजन जी, आप दोनों मेहमानों को मैं शुक्रिया कहूँगी। कार्रवाई में, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों को जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। इस पर राकेश शुक्ला जी का भी कमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, ये जो बिल है इस पर मैं कहूँ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, जब लोकसभा में बात हुई तो रेल मंत्री ने भी इस पर अपनी बात सामने रखी और उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के साथ जो भारत का ढांचा है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है और परिवहन का क्षेत्र अपने आप में बहुत जटिल है और ख़ासतौर से रेलवे और मेट्रो की जब हम बात करते हैं तो उसकी जटिलता का अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है। जो प्रणाली है सही तरीके से चले, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल हो, उस पर आधारित शिक्षा हो, और इसी विचार के साथ जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है वो खोला गया। अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा देने की तैयारी है। कैसे आप इस बिल को देख रहे हैं? हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान में भारत विश्व में श्रेष्ठ देशों में दिया जाता है और पिछले करीब 2014 के बाद से हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तकनीकी शिक्षा पे खास फोकस किया गया। हर राज्य में IIT खोला गया, कई जगहों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए और IIT के साथ साथ उन तमाम, जैसे रेलवे कॉलेज के लिए भी एक प्रपोजल आया, जिला स्तर पे आपके मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो हमें लगता है स्वास्थ्य और तकनीक इन दोनों को लेकर जिस बेहतर तरीके से आगे बढ़ा गया है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भारत के ज्ञान का लोहा मानती है और टेक्निकल तौर पे यदि आप और बेहतर हो पाएंगे तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके भारत में आ रही हैं और उन्हें जो इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी वो भारत से ही आपूर्ति होगी। दूसरा, दुनिया के तमाम देशों पे हमें याद है कि एक बार एक स्टेटमेंट आया था, बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे अमेरिका से, तो उन्होंने अमेरिकी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें भारत पे निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। और उसका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक कारण यही था कि भारत अपने दिमागी तौर पर और तकनीकी दृष्टि से कितना मजबूत है, उसी लिए वो दुनिया में अपने आप में श्रेष्ठ बना। तो ये जो तमाम तरह के विधेयक आ रहे हैं वो समय समय पर संशोधन की इसकी आवश्यकता है क्योंकि यदि संशोधन नहीं होगा तो हम पुरानी पद्धति से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या तकनीकी शिक्षा हो, इसको लेकर भारत सरकार जो बेहतर कार्य कर रही है मुझे लगता है वो सभी की किसी आशंका के बगैर उसको आगे बढ़ाया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी। अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, जो आज विधायी कामकाज रेस्टेड है राज्यसभा में, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है और हम जानते हैं इस विधेयक पर जो बातें लोकसभा में देखने को मिली उसमें तमाम बड़ी बातें थी, सुझाव थे जो सामने आए थे। और जिन भी देशों में रेलवे का बड़ा नेटवर्क है वहाँ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अब गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात हो रही है इस बिल के जरिए। क्या इस पर रुख रह सकता है राज्यसभा में अलग अलग दलों का? देखिए, राज्यसभा भी काफ़ी गहराई से बिलों का विश्लेषण करता है और सांसद जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि ये जो अपने तरह का एक अनोखा विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया जा रहा है, इस तरह का विश्वविद्यालय भारत में नहीं था। दुनिया में भी अगर देखें तो बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे पे डेडिकेटेड विश्वविद्यालय हो। ये जो NTRI की जगह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि दुनिया के कई ऐसे विश्वविद्यालयों से भी उनका संपर्क और संबंध रहेगा जो कि रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई बातों पर शिक्षा देते हैं। और इसमें खास तौर पे मैंने देखा कि 2 यूनिवर्सिटी हैं रूस के जो खास तौर पे डेडिकेटेड है रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन पे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में जो तकनीकी विकास हो रहे हैं रेलवे के क्षेत्र में खास तौर पर, उससे लाभ लेना। और दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है प्रीति, जो कि न सिर्फ रेलवे बल्कि ट्रांसपोर्टेशन जो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट आगे आने वाले दिनों में दुनिया में एक बड़ी चुनौती और खास करके भारत में एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। उसके प्रबंधन और उसमें किस तरीके से तकनीकी विकास किया जाए ताकि ट्रैफिक का कंट्रोल जो हो रिमोटली भी हो सके और मैनुअली भी हो सके और उसको जोड़ा जा सके इस तरीके से ताकि स्मूथ व्यवस्था हो सके। तो इन बातों पर स्पेशलाइज शिक्षा देने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। पहले वह डीम्ड यूनिवर्सिटी था और डीम्ड यूनिवर्सिटी से जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक विशेष उसे न सिर्फ दर्जा देते हैं बल्कि उस पे एक अटेंशन भी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं जो कि छात्र हैं, जो ऐसे टैलेंटेड जो विद्यार्थी हैं वो इसमें अपना भविष्य देखें। पहले रेलवे में इस तरह की थी, अप्रेंटिस की परीक्षा होती थी जो काफ़ी माना जाता था कि एलिट लेवल की परीक्षा है। लेकिन अब ये संभावना हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए छात्र जाएंगे वो रेलवे में मैनेजमेंट में भी योगदान देंगे और रेलवे के जो इंजीनियरिंग के पहलू हैं दोनों में योगदान देंगे। तो यह भी संभावना है कि सीधे इनका जो है रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में या तो निजी क्षेत्र में या जो सरकारी क्षेत्र है उन दोनों क्षेत्रों में सीधे भर्तियां हो पाएंगी। बिल्कुल अखिलेश सुमन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही राकेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। और तमाम एजेंडे की जब हम बात करें तो बता दें कि देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई और बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदला था। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर आगे के एजेंडे पर बात करेंगे, ब्रेक से लौटने पर, और बात होगी प्रश्नकाल की। बहुत ही खुशी से इस जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है उसका अभिनंदन करता हूं कि हम सबको अवसर मिलेगा कि हम भी अपने प्रतिष्ठान पर, अपने घर पर तिरंगा को लहराएंगे और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को और भारत के विकास के अंदर और भारत की एकजुटता को उस तिरंगे के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। और बहुत ही अच्छा सुखद वातावरण मैं देखता हूं कि इसमें आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल में कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद खगेन मुर्मू कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से राष्ट्रीय कंपनी विधि अभिकरण के लिए मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एम सेल्वाराज श्रम और रोजगार मंत्रालय से बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पीएम युवा योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुनील कुमार सिंह जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री
आदर्श ग्राम योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से CSR निधियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद थिरुवुक्करासर श्रम और रोजगार मंत्रालय से केंद्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद बसंत कुमार पांडा संस्कृति मंत्रालय से ओडिशा में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद PR नटराजन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से महिलाओं के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हरित धुलाई तंत्र यानी ग्रीन वॉशिंग मैकेनिज्म से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद दिलेश्वर कामेत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद दयाकर पसुनूरी वित्त मंत्रालय से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह वित्त मंत्रालय से भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद धनुष एम कुमार शिक्षा मंत्रालय से विद्यालय ना जाने वाले बच्चों की जानकारी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद भागीरथ चौधरी वित्त मंत्रालय से PMSVY और PMJJBY के अंतर्गत लाभार्थी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी श्रम और रोजगार मंत्रालय से ई-श्रम पोर्टल से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा वित्त मंत्रालय से ई-बिल प्रणाली के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद निहाल चंद चौहान शिक्षा मंत्रालय से अध्यापकों के रिक्त पदों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वीरास्वामी कलानिधि वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद AKP चिनराज वित्त मंत्रालय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कौशलेंद्र कुमार पर्यटन मंत्रालय से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। बात राज्यसभा की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद इंदुबाला गोस्वामी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से PM स्वनिधि योजना की अवधि को बढ़ाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद डॉक्टर अमी आगे कोयला मंत्रालय से कोयले का उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी जल शक्ति मंत्रालय से पंजाब में जल जीवन मिशन की स्थिति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद नरेश बंसल रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती सड़कों के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद GC चंद्रशेखर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तेल विपणन कंपनियों को हुए नुकसान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद M मोहम्मद अब्दुल्ला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा नागर विमानन मंत्रालय से विमानों की सुरक्षा बनाए रखने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जल शक्ति मंत्रालय से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अमरावती महाराष्ट्र में शहरी विकास के लिए प्रस्ताव से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह नागर विमानन मंत्रालय से देश में चल रहे हवाई मार्ग से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद धीरज प्रसाद साहू इस्पात मंत्रालय से सेल की इस्पात इकाइयों में संवेदनशील पदों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जल शक्ति मंत्रालय से बिहार में भू कटाव के कारण भूमि के नुकसान से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मौसम नूर कोयला मंत्रालय से देश में कोयला भंडार से संबंधित सवाल करेंगे। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।